राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रविवार को आ रहा है नेशनल टीवी चैनल पर पहाड़गंज टिम्बर प्लाई एल्यूमिनियम स्पेशल। आप अपनी समस्या बताएं हमारे रिपोर्टर को। क्या कहते हैं व्यापारी, क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 8076685718 पर। जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण के मतदान के दौरान प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के उत्सव में बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं की भागीदारी पर विश्वास जताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी पत्नी बीएम पार्वती, जिन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से प्राप्त 14 प्रतिपूरक भूमि स्थलों को वापस करने का फैसला किया, वह उनके खिलाफ नफरत की राजनीति का शिकार थी। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि हर कोई जानता है कि यहां ड्रग्स का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़कों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाली किसी भी धार्मिक संरचना को हटा दिया जाना चाहिए। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तर में शांति बहाल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि मणिपुर संघर्ष समय के साथ कहानियों की लड़ाई बन गया है और हिंसाग्रस्त राज्य में स्थिति भले ही स्थिर हो, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। 1 अक्टूबर यानी आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर के परौंग गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी के कर कमलों से भगवान श्री रामलला अयोध्या धाम में विराजमान हो गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 10 साल सड़कों को बर्बाद करने वाले, कोई रखरखाव न करने वाले चुनाव अधिसूचना से लगभग 10 हफ्ते पहले जाकर सड़कें गड्ढा मुक्त करने के दावे कर रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बड़ी राहत दी है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया और जमैका के प्रधानमंत्री होलनेस और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री होलनेस भारत के लंबे समय से मित्र रहे हैं और हमने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को महसूस किया है। पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे कैरेबियाई क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ऊर्जा देगी। प्रधानमंत्री होलनेस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज पहली बार जमैका के प्रधानमंत्री की भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं, इसलिए हम इस यात्रा को विशेष महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री होलनेस लंबे समय से भारत के मित्र रहे हैं। मुझे कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला है और हर बार मैंने उनके विचारों में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को महसूस किया है। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ
पूरे कैरेबियन क्षेत्र के साथ हमारे एंगेजमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। फ्रेंड्स, भारत और जमैका के संबंध हमारा साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज पर आधारित है। 4 C's हमारे संबंधों को अंकित करते हैं: कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। आज की बैठक में हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत और जमैका के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि हो रही है। जमैका की विकास यात्रा में भारत सदैव एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। इस दिशा में हमारे सभी प्रयास जमैका के लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से हमने जमैका के लोगों के स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान दिया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योग, बायोफ्यूल, इनोवेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में हम अपना अनुभव जमैका के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत द्वारा जमैका की सेना की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर हम आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म हमारी साझा चुनौतियां हैं। हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना करने पर सहमत हैं। स्पेस सेक्टर में भी हमें अपना सफल अनुभव जमैका के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी तनावों और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। हम मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। हरियाणा चुनाव के बीच आज कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा दिन है। इस दौरान राहुल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के लोग सेना में जाते थे, लेकिन अग्निवीर योजना लाकर इस रास्ते को बंद कर दिया गया। वहीं गैस सिलेंडर के बढ़े दाम के विषय में बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 500 रुपए प्रति सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं हरियाणा के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की भी बात कही और जनता से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सब लोग जानते हैं, पहले स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, छोटी इंडस्ट्री हरियाणा को रोजगार देती थी, वो बंद कर दी गई। आपके लोग सेना में जाते थे, देशभक्ति की आग उनके दिल में होती थी, वो जाते थे, वो रास्ता भी अग्निवीर योजना के माध्यम से बंद कर दिया है। आज क्या है रेट गैस सिलेंडर का? 1200। हमारी सरकार आएगी, लिख के ले लो, 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा। मतलब 700 रुपए जो आज आप गैस सिलेंडर में एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो 700 रुपए हम आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में वापस डालेंगे। 2000 रुपए हर महीना, 1 तारीख को हर महीना हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो महिलाओं के लिए वहीं 2700 रुपए हमने हर महीना महिला के लिए वहीं बचा दिए। उसके बाद हरियाणा में आज किसान धान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार खरीद नहीं रही है। और हरियाणा के सारे किसान जानते हैं कि हरियाणा में उन्हें
धान के लिए, गेहूं के लिए, शुगर केन के लिए सही दाम नहीं मिलता है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सबसे पहला काम, ये जो आपका धान सरकार नहीं खरीद रही है, इसको खरीदने का काम हम पहले दिन से शुरू कर देंगे। गारंटी करके हरियाणा के किसानों को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। 2 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले हम कर देंगे, हरियाणा के युवाओं को हम दे देंगे। और ये जो रोजगार हैं, 2 लाख रोजगार जो हैं, ये 36 बरादरी के लोगों को जाएंगे। गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री बिजली और राजस्थान जैसा 25 लाख का बीमा, हेल्थ केयर का बीमा योजना आपको मिलेगा। मेरे दिमाग में लाइन बिल्कुल क्लियर है भैया। मैं तो जैसे बैंक होता है ना, जैसे बैंक अकाउंट में इन आउट होता है ना, एक साइड पैसा अंदर आया, दूसरी साइड पैसा बाहर गया, मैं वो रिकॉर्ड रख रहा हूं भैया। जितना उधर अंदर जा रहा है उतना ही, जितने रुपए अंदर गया उधर, उतने ही रुपए मैं निकाल के यहां डालूंगा। और जितना मुझे रोकना है रोको भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान की सरकार मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की सरकार होगी। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। देखिए, लड़ाई इसकी है, बड़ी लड़ाई इसकी है, और हम इसको, ये अंबेडकर जी का संविधान है, गांधी जी का संविधान है, इसकी कांग्रेस पार्टी रक्षा करेगी। आप मंत्री मनीष सिसोदिया ने हरियाणा के पानीपत में रोड शो किया। इस दौरान सिसोदिया ने जनता को संबोधित किया और आप पार्टी द्वारा पार्टी संयोजक केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली और पंजाब में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और हरियाणा बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और बिल 0 हो गए हैं। वहीं सिसोदिया ने कहा कि अगर हरियाणा में आपकी सरकार बनती है तो यहाँ भी 24 घंटे बिजली आएगी, ये केजरीवाल की गारंटी है। दूर दूर तक दुकानों में खड़े, बालकनियों में खड़े, सड़क पे खड़े, ऑटो रिक्शा में बैठे सभी भाइयों बहनों को, सबको नमस्कार। मैं दिल्ली से आया हूं अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेके। आपको पता है, अरविंद केजरीवाल जी आज देश में एकमात्र नेता हैं जो अगर ये कहते हैं कि भाई बिजली के बिल 0 आ सकते हैं, तो फिर बिजली के बिल दिल्ली में 0 करके दिखा दिए उन्होंने। ये हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही, बाकी राज्यों में भी बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, इतने सारे राज्यों में कहीं किसी मुख्यमंत्री ने बिजली के बिल 0 नहीं किए। सारे लोग बिजली के बिल महंगे कर करके लोगों की जेब को लूटते रहे। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई तो केजरीवाल जी ने बिजली के बिल 0 कर दिए। ईमानदारी का नतीजा। जब दिल्ली में हो सकते हैं, दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी पे भरोसा किया, तो पंजाब के लोगों को भी लगा कि पंजाब में भी हो सकते हैं। केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार पंजाब में आई और पंजाब में भगवंत मान जी मुख्यमंत्री बने, तो अगले महीने ही पंजाब में भी बिजली के बिल 0 हो गए। पंजाब में भी लाखों लोगों के घरों में बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। 24 घंटे बिजली दिल्ली में नहीं आती थी पहले, 8 घंटे 10 घंटे के कट लगते थे, लेकिन अब 24 घंटे बिजली आती है केजरीवाल जी के राज में। बिजली के बिल 0 हो गए केजरीवाल जी के राज में। पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार का राज आया तो वहां भी 24 घंटे बिजली आने लगी और बिजली के बिल 0 हो गए। हरियाणा में इस बार केजरीवाल जी का राज ले आओ। हरियाणा के लोगों, भाइयों बहनों, आपके घरों में भी बिजली के बिल 0 आने लगेंगे और बिजली आएगी 24 घंटे। ये केजरीवाल जी की गारंटी है, कोई नहीं कर सकता। ये भगवान का आशीर्वाद है केजरीवाल जी को। जिस राज्य में भी जाएंगे, सरकार बनाएंगे, उस राज्य में बिजली के बिल 0 आने लगेंगे। और दूसरी बात, जब केजरीवाल जी जहां जाते हैं वहां होने लगता है अपने आप, वो है स्कूल ठीक करना। आपका भविष्य आपके घर के बच्चों पर निर्भर करता है। बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो आपका फ्यूचर बढ़िया, और बच्चे पढ़े लिखे नहीं तो करोड़ों रुपए कमा जाना, एक रुपया काम नहीं आएगा, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। केजरीवाल जी ने दिल्ली में बीड़ा उठाया बच्चों का भविष्य ठीक करके, भारत का भविष्य ठीक करने का, परिवारों का भविष्य ठीक करने का।
सरकारी स्कूल ऐसे कर दिए कि वहां से पढ़ पढ़ के बच्चे अब IIT जा रहे हैं, नीट में डॉक्टर बन रहे हैं जा जाके। ऐसे सरकारी स्कूल कर दिए और प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। हरियाणा में भी केजरीवाल जी की गारंटी है कि हरियाणा में झाड़ू का बटन दबाओ और अच्छे स्कूल पाओ, झाड़ू का बटन दबाओ और बढ़िया स्कूल पाओ, प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाओ। अच्छे अस्पताल केजरीवाल जी की गारंटी है। पंजाब में कर दिए, दिल्ली में कर दिए, अब हरियाणा की बारी है। केजरीवाल जी की वजह से आज दिल्ली में लाखों लोग सरकारी अस्पतालों में बढ़िया शानदार मुफ्त इलाज पाते हैं। महिलाओं को 1-1 हजार रुपए हर महीने केजरीवाल जी की गारंटी है, 18 साल से ऊपर की सब महिलाओं को। ये केजरीवाल जी की 5 गारंटियां लेके मैं आपके बीच आया हूं। भाई सुखबीर मलिक जी आपके बीच केजरीवाल जी के प्रतिनिधि बन के खड़े हैं। झाड़ू के निशान पे बटन दबा के भाई सुखबीर जी को अपना MLA बना के भेजिए यहां से। ये मेरी गारंटी है कि देखो आपके सारे काम होंगे जो केजरीवाल जी के 5 काम जो गिनाए होंगे। सुखबीर मलिक जी को आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। जिस दिन अन्ना हजारे के साथ में जंतर मंतर पे हम पहुंचे थे तो सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से सुखबीर भाई थे। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना तामझाम छोड़ के वहां पहुंच गए और वहां जंतर मंतर पे बैठ गए, बोले जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मैं लड़ूंगा। आपके इलाके में इतने सामाजिक काम किए आप जानते ही हैं। और एक चीज और, बेरोजगारी का सबसे बड़ा समाधान इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो आपके बीच सुखबीर मलिक जी को केजरीवाल जी ने भेजा है झाड़ू की सीट लेने के लिए। इस बार इनको हरियाणा विधानसभा में MLA बना के भेजिए। तो अब ये जिम्मेदारी पानीपत रूरल के लोगों की है कि स्कूल बनाने वाला, अस्पताल बनाने वाला नेता भेज के सुखबीर भाई के रूप में, ये तो मैं बता रहा हूं, हरियाणा की अगली सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनने वाली। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. रविवार को आ रहा है नेशनल टीवी चैनल पर पहाड़गंज टिम्बर प्लाई एल्यूमिनियम स्पेशल। आप अपनी समस्या बताएं हमारे रिपोर्टर को। क्या कहते हैं व्यापारी, क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 8076685718 पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करके पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के 14 खिलाड़ियों को लगभग 22 करोड़ रुपए के पुरस्कार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि प्रतियोगिता छोटी हो या बड़ी, वह खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। आज देश के अंदर खेल का माहौल बदला है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जो नियोजित प्रयास हुए हैं, उसका परिणाम आज सबके सामने है। आज यहाँ पर 2024 के पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में प्रतिभाग करने वाले और पदक प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का इस सम्मान समारोह हो रहा है। इस अवसर पर अभी मंच पर उन खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। मैं एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से
इन सभी पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में प्रतिभाग करने वाले, पदक प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो सम्मान उन्हें यहां प्रदान किया जा रहा है, इसके लिए उन सबको हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि जिन खिलाड़ियों ने आज यहां पर सम्मान प्राप्त किया है, उनमें ओलंपिक में जो खिलाड़ी प्रतिभाग किए थे, श्री ललित कुमार उपाध्याय, श्री राजकुमार पाल, सुश्री पारुल चौधरी, सुश्री प्रियंका, सुश्री अन्नू रानी, सुश्री प्राची एथलेटिक्स के ये खिलाड़ी थे, जिसमें श्री ललित कुमार उपाध्याय, श्री राजकुमार पाल हॉकी इंडिया की टीम के सदस्य के रूप में इन्होंने कांस्य पदक जीता और इसके लिए उन्हें 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि से यहां पर सम्मानित किया गया है। मैं इनको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ प्रतिभाग करने वाले इन सबको 10-10 लाख रुपए की राशि, इन्हें पुरस्कार स्वरूप उन्हें प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाने का कार्य भी यहां पर किया जा रहा है। पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने पेरिस में वहां पर प्रतिभाग किया था, ये 8 खिलाड़ी प्रतिभाग किए थे, जिसमें श्री प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीत करके आज उन्हें 6 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से आज यहां पर सम्मानित किया गया है। श्री सुहास एलवाई पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में खेल विभाग के सचिव भी हैं। उन्हें लगातार दूसरी बार ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त होने पर उन्हें 4 करोड़ रुपए की राशि से यहां पर सम्मानित किया गया है। श्री अजीत सिंह इटावा के पैरा एथलेटिक्स हैं, जेवलिन थ्रो में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया, इन्हें 4 करोड़ रुपए की राशि से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री प्रीति पाल, ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की हैं और इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके लिए इन्हें 2 पदक प्राप्त होने पर, कांस्य पदक प्राप्त होने पर 4 करोड़ रुपए की राशि इन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। सुश्री सिमरन पैरा एथलेटिक्स हैं, 200 मीटर की दौड़ में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, 2 करोड़ रुपए की राशि। से दीपेश कुमार, इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में प्रतिभाग किया था, इन्हें 10 लाख रुपए। सुश्री साक्षी कसाना पैरा एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो में इन्होंने प्रतिभाग किया था, इसके लिए 10 लाख रुपए। श्री यश कुमार, ये आगरा के निवासी हैं, इन्हें पैरा केनाई में 200 मीटर में इन्होंने प्रतिभाग किया था, इन्हें 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि आज राज्य सरकार उन्हें प्रदान कर रही है। मैं इस अवसर पर इन सभी खिलाड़ियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही प्रशिक्षकों का भी सम्मान हो, क्योंकि वही तैयार करती है इस पूरी पीढ़ी को। लगातार इस फील्ड में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे हमें खिलाड़ियों को तराशना है और कैसे किसी इंटरनेशनल प्रतियोगिता की दृष्टि से उन्हें तैयार करना है, इसके लिए जिन प्रशिक्षकों को आज यहाँ पे सम्मान किया गया है, इन्हें भी आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है। मैं इन चारों प्रशिक्षकों का भी आज यहाँ पे हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। राजधानी के सर्किट हाउस में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत पर आधारित 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास प्रारंभिक काल से ही गौरवपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनजातीय समुदाय का इतिहास विश्व का सबसे प्राचीन इतिहास है, जो हर जगह विद्यमान है। हमारा जनजातीय समाज अपनी जड़ों और अतीत को सहेज कर रखता है, जिनकी गहराई हमारे पुरातन संस्कृति में मिलती है। वहीं कार्यशाला में जनजातीय समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान पर भी चर्चा की गई। आज जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योग विषय में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में आप सभी को मेरा सबसे पहले जय जोहार। और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा शायद
पहली बार इस तरह का कार्यशाला का आयोजन हो रहा है और इसमें मैं आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हूं। आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं और ये आयोजन के लिए मैं उस शिक्षा विभाग को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि जनजातीय समाज का इतिहास दुनिया का सबसे पुराना इतिहास है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ की कबरा पहाड़ियों की चित्रकला से लेकर बस्तर में पूर्वजों की याद में लगाए गए पाषाण स्तंभों तक जनजातीय समुदाय का इतिहास हर कहीं बिखरा पड़ा हुआ मिलता है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की आबादी 32% है। हमारा ये जनजातीय समाज अपने अतीत को याद रखता है और इसकी जड़ें हमारी पुरातन परंपरा में भी मिलती हैं। मृतकों की स्मृति में पाषाण स्तंभ खड़े करने की परंपरा हमारे जनजातीय समाज में है। समाधि बना के रखते हैं। यह सुंदर परंपरा बताती है कि जनजातीय समाज याद रखता है कि आज जो हम हैं हमारे पुरखों की वजह से हैं। उन्होंने जो मेहनत की, जो श्रम किया, उससे हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। हम उनके योगदान को कभी भूलते नहीं। लिखने की परंपरा तो बाद में आई, लिपि का आविष्कार बाद में हुआ, लेकिन हमारे लोकगीत तो न जाने कितने पुराने हैं। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम इन्हें सहेज कर आगे बढ़ाते रहे हैं। सुंदर नृत्य के माध्यम से और संगीत के माध्यम से हमने अपनी परंपरा को संजोए रखा है। हमारी जनजातीय संस्कृति प्रकृति पूजक संस्कृति रही है। सरहुल के पर्व को लीजिए, छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी जसपुर जहां से हम आते हैं उस इलाके में सरहुल पूजा की परंपरा है। जब साल के पेड़ों में फूल आ जाता है तब ये सरहुल पूजा हम लोग मनाते हैं। ये प्रकृति की पूजा है। प्रकृति हमको इतना कुछ देती है, इसके बदले हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप ये पूजा हम लोग मनाते हैं। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है और ऐसे में प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। तो हमारे लिए जनजातीय समाज द्वारा सिखाई गई बातें और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। हम लोग पंडुब मनाते हैं। बीज छिड़कने की रस्म से लेकर फसल काटने तक हर कार्य को हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। यहाँ तक कि आम का जब फल आता है तो उसको खाने के पहले भी हम लोग पूजा करके रस्म, चाहे महुआ है, कोई भी नया फसल आता है तो पूजा करके तब खाने का शुरुआत करते हैं। ये हमारे जनजातीय समाज में ये परंपरा है और इसका ये अर्थ है कि हमारी संस्कृति सबको फूलने और फलने का मौका देता है। तो इस तरह से बहुत अच्छी खूबियां हैं और हम चाहेंगे कि ये कार्यशाला जनजातीय गौरव को पूरे समाज के सामने रखने में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे विश्वविद्यालय के सभी कुलपतिगण भी हैं। आज समाज को, हमारे जनजातीय समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको उनसे वाकिफ कराने की आवश्यकता है। सब मिलके इसको हम लोग पूरे समाज के सामने अपनी जो जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास है इसको रखेंगे और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे ही। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जनजातीय गौरव दिवस को हर जिले में भी मनाएंगे और उसी दिशा में आपका एक कार्यशाला भी एक कदम है। तो एक कार्यशाला की सफलता के लिए मैं कामना करता हूं और जिस उद्देश्य को लेकर हम सब लोग आगे चल रहे हैं उसमें सफल हों। मैं फिर से आप लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम